अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से मैं हूं अहमद वलीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब। आइए उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। इमरान खान साहब, ये बताएं कि सदर मुशर्रफ ने कहा ये मदर ऑफ़ ऑल इलेक्शंस, और पूरी दुनिया में एक हाइप क्रिएट हुई कि ये इलेक्शंस पाकिस्तान में बड़े हिस्टोरिक होंगे। आप इन इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? देखिए, मदर ऑफ़ ऑल इलेक्शंस उन्होंने इसलिए कहा कि उन्होंने मदर ऑफ़ ऑल रिगिंग की तैयारी की हुई थी और उनको ये इत्मीनान था कि जिस तरह की उन्होंने तैयारी की हुई थी, ये जो सारा डिस्ट्रिक्ट नाज़म का जो नाज़मत बनाई हुई थी, इसका सारा मकसद ही जनरल मुशर्रफ के कैंडिडेट्स को इलेक्शन जिताना था। और उसके अलावा पूरी तरह ISI और एजेंसीज़ पूरी इन्वॉल्व थी। सारा सरकार का पैसा गवर्नमेंट कैंडिडेट्स पे इस्तेमाल हो रहा था। MQM ने कराची में पूरा जो कराची का जो बजट था, अपनी पब्लिसिटी सारे कराची में, यहाँ सारा पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ लाई पूरा इस्तेमाल कर रहा था। तो उनका ख्याल था कि वो जीत जाएंगे इलेक्शन। तो उन्होंने ये इलेक्शन को एक किस्म का रेफरेंडम बनाया था कि देखिए पब्लिक मेरे साथ है, तो पहले से ही हाइप क्रिएट कर दी। अब वो कुरान में अल्लाह कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और दूसरा मैं बनाता हूँ, और कामयाब एक ही होता है। तो जो बेनज़ीर की शहादत थी, उसने सारे को उल्टा करके रख दिया। एक पब्लिक नफ़रत आई, और पब्लिक नफ़रत के बाद आटा गायब, बिजली, गैस वगैरह वगैरह, तो एक के बाद दूसरा, जिस तरह के ये जो काम कर रहे थे बस वो सारा एक्सपोज होता गया। और उसके बाद अवाम ने इनको जो शिकस्त दी, असल में तो ये इनकलाब आया है। अच्छा, APDM में आप रहे, नवाज शरीफ भी आपके साथ थे, और आपने मिल के तय किया कि बॉयकॉट करेंगे, फिर बीच में नवाज शरीफ निकल गए। तो सियासतदान बड़े मौका परस्त हैं, आप बड़े असूल पसंद हैं, तो कब तक पाकिस्तान में आप समझते कि असूल पसंदी का राज होगा? देखिए, दो किस्म की सियासत हैं, एक है नज़रियाती और एक है पावर पॉलिटिक्स, जो लोटा सियासत है। लोटा सियासत क्या है कि मेरा कोई दीन ईमान नहीं, कोई काबा किबला नहीं, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत के अपने आप को नीलाम कर देता हूँ कि कौन मुझे ज़्यादा देगा, या मैं देख रहा हूँ कि मैं एक पार्टी के साथ रहा हूँ, अब देखा वो पार्टी डूब रही है, दूसरी पार्टी इक़्तिदार में आ रही है, लोटा उधर चला गया। ये है और पावर पॉलिटिक्स के सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है पॉलिटिक्स का, किसी तरह हुकूमत का हिस्सा बन जाए और ज़ाती फ़ायदा उठा लें। दूसरी है नज़रियाती सियासत। नज़रियाती सियासत मुख्तलिफ ऐसे होती है कि उसमें आप सारी जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने नज़रिए के लिए करते हैं, कि आप जो भी फ़ैसले करते हैं, क्या आपके नज़रिए के करीब वो फ़ैसला लेके जाता है या दूर लेके जाता है। तो वो आपके बिल्कुल मुख्तलिफ फ़ैसले होते हैं, और कई दफ़ा आपको पावर से दूर जाना पड़ता है अपने नज़रिए के खातिर। लोगों के अंदर ये आम परसेप्शन है कि मियां नवाज शरीफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पब्लिक जो माइंड था, उसकी पब्लिक जो सोच थी एंटी मुशर्रफ या एंटी काफ लीग, उन्होंने पढ़ ली और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ताकि उन्हें पता था कि ये लोग इनके इस चीज़ के अगेंस्ट जाएंगे और हमें वोट मिलेंगे। मैं आपको ये बताऊं, इसमें कोई शक नहीं, ये ठीक कह रहे हैं कि पब्लिक जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ थी, लेकिन एक अंग्रेज़ी मुहावरा है कि होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, कि उम्मीद रखो कि अच्छा होगा। यही जो कि पब्लिक नफ़रत करती थी मुशर्रफ से, उसके बाकी जो सियासतदान उसके साथ थे। लेकिन अगर जनरल मुशर्रफ 8 जनवरी को इलेक्शन करवा देते और बेनज़ीर की शहादत ना होती, 80% चांस थी कि काफ लीग ने और MQM ने गवर्नमेंट बना लेनी थी, क्योंकि नवाज शरीफ की तो तैयारी थी बिल्कुल नहीं। पब्लिक उस वक्त समझ रही थी कि इलेक्शन होगा बॉयकॉट। पब्लिक को अभी भी गम ये था कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार को उन्होंने जेल में हाउस अरेस्ट किया हुआ था, जुडिशरी निकाल दी थी, धांधली होनी थी, तो हमारा वोटिंग पैटर्न वैसे ही नीचे आ रहा था। तो अगर उसी तरह वो 8 जनवरी को इलेक्शन करवा देते, तो मैं नहीं समझता कि ये जो दोनों मेजर पार्टीज़ थी, इन्होंने फ़ायदा उठाना था। और दूसरी चीज़ ये भी हमें पता है कि बेनज़ीर ने जब जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई, तो उन्होंने इलेक्शन की बॉयकॉट की बात कर दी थी। फिर अमेरिका से नेग्रो पॉन्टे आया, 48 घंटे उसने यहाँ गुजारे। जब वो गया तो बेनज़ीर ने फिर कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगी। तो ज़ाहिर है अमेरिकी प्रेशर था पीछे, और वो अमेरिकी प्रेशर इसलिए नहीं था कि वो कोई समझते थे कि बेनज़ीर या नवाज शरीफ जीतेंगे। वो प्रेशर इसलिए था कि वो जनरल मुशर्रफ को अपना
एक किस्म का यहाँ रिप्रेजेंटेटिव देखना चाहते थे और जनरल मुशर्रफ को वो चाहते थे कि वो पावर में रहें और उनके पावर में रहने में ज़रूरी था कि इलेक्शन को लेजिटिमेसी मिले, यानी कि इलेक्शन ऐसा हो जो लोग उसको जायज़ समझें, उसमें पीपल्स पार्टी का शिरकत करना ज़रूरी था। तो उन्होंने उनको शिरकत करवा दी। जब शिरकत की तो नवाज़ शरीफ ने भी फ़ैसला किया कि मैं भी मैदान खाली नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उस वक्त जो सारा सिनारियो बना हुआ था उसमें जनरल मुशर्रफ की पार्टीज़ ने जीत जाना था और फिर इलेक्शन का सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद होना था कि एक नाजायज़, गैर आइनी, गैर कानूनी काम को जायज़ करवा देना था और अदलिया को हमने कत्ल करके रख देना था, यानी कि ये जो जजेज़ हैं हमेशा के लिए इन्होंने ख़त्म हो जाना था। आपका स्टैंस जो है एंटी वेस्ट और मुख्तलिफ़ किस्म के ये प्रो जुडिशरी और ये सारे स्टैंसेस आपने रखे हुए हैं कि इसी बुनियाद पे आपने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ ने एंटी जुडिशरी और प्रो जुडिशरी स्टैंस रख के इलेक्शन में हिस्सा लिया, यानी मौका परस्ती। तो मौका परस्त तो कल को आपके साथ भी आ जाएंगे। पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करूँ, मैं एंटी वेस्ट नहीं हूँ, लेकिन वेस्ट एक बहुत बड़ा, एक वेस्ट में यूरोप की अलहदा सोच है, अमेरिका की अलहदा सोच है, इश्यूज़ पे अलहदा है, अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ सोच है। अब जो अक्सरियत है अमेरिका की वो जॉर्ज बुश की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। मैं पहले दिन से मैं एंटी वेस्ट नहीं था, एंटी अमेरिका नहीं था, मैं एंटी जॉर्ज बुश की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ था। जो जॉर्ज बुश ने किया है, ये जो सारी वॉर ऑन टेरर के नाम पे कत्ल व गारत की है मुसलमान दुनिया में, मैं उसके ख़िलाफ़ था। क्योंकि आप इंसानों के ख़िलाफ़ तो नहीं हो सकते। आप हमें अल्लाह कुरान में भी कहता है कि काफिर से नफ़रत ना करो, कुफ्र से नफ़रत करो। अमेरिकन या वेस्ट के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, आप मतलब जानते हैं सारी चीज़ें कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनका। क्या इंटरेस्ट हैं उनके और जो लोग उनके इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं वही हुक्मरानी करते रहे हैं, तो कैसे कोई और दूसरा हुक्मरान आएगा यहाँ पे? देखिए, अमेरिकी इस वक्त खड़े थे जनरल मुशर्रफ के साथ और अवाम ने दूसरों को वोट दे दी, लेकिन ख़ास तौर पर अमेरिकन, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वो इनके साथ मिल जाएंगे। नहीं, अर्ज़ तो ये है कि अमेरिका भी जब पब्लिक सामने आ जाती है तो अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। जो भी उन्होंने कोशिश की, कितनी कोशिश की जनरल मुशर्रफ को पावर में रखने के लिए, लेकिन पब्लिक ने उनके ख़िलाफ़ वोट दी। अब भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ये फ़ैसला करना चाहिए कि अगर ये आज़ाद और सॉवरन पाकिस्तान है तो हमें जो फ़ैसले करने चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। अमेरिका से दोस्ती रखें, सब कुछ रखें, लेकिन दोस्ती और ग़ुलामी में बड़ा फ़र्क है। ये जो ग़ुलामी किया हमने वॉर ऑन टेरर के नाम पे, मुझे कोई दुनिया में मिसाल तो दें कि किसी और के कहने पे अपनी फ़ौज अपने लोगों को कत्लेआम कर रही है और बमबारी कर रही है। ये नहीं कर रही कि एक टेररिस्ट को ढूंढ रही है, जाके गाँव के ऊपर बमबारी कर रही है। वज़ीरिस्तान में इस वक्त कम से कम 1 लाख लोग घरों से निकले हुए हैं। 1 लाख लोग, किस वजह से? क्या जुर्म किया उन्होंने? 9/11 से पहले कितनी दफ़ा वज़ीरिस्तान या कबायली इलाके में पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम आया? ये वज़ीरिस्तान के लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए। आज हम किसी और के लिए अपने लोगों को मार रहे हैं और तनख्वाह लेके महीने की। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो नई गवर्नमेंट्स आएंगी, ये अगर इन्होंने अवाम को साथ रखना है तो अवाम का सोचें। अवाम के अंदर सब लोग हैं, वज़ीरिस्तान के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, सब स्वात के सब लोग हैं। इनके जो फ़ैसले हों वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रख के करें और फिर अमेरिका से बात करेंगे। देखें, ये इधर तक हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं, हम यहाँ तक आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे। कि लोग आए हुए हैं, उनकी औरतें बच्चे बेचारी सड़कों पर बैठी हैं। नाज़रीन, यहाँ पे लेते छोटा सा ब्रेक के बाद हम जजेस की बहाली के ऊपर इमरान खान साहब से बात करेंगे। वेलकम बैक। खान साहब, बहुत से सॉल्यूशंस डिस्कस हो रहे हैं, कंसल्टेशन हो रही है, जुडिशल एक्सपर्ट्स जो हैं वो लीगल एक्सपर्ट्स इस पे बैठे हुए हैं कि सर जोड़ के कि कैसे जजेस को बहाल किया जाए, ये जो बाद में जजेस उनकी जगह रखे गए उनका क्या होगा। आपके ख़्याल में, आपके नज़दीक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है? देखिए, अगर तो ये कान इधर से पकड़ने के बजाय यहाँ से के पकड़ने की कोशिश करें तो वो और बात है, मसलतों में पड़े हुए हैं तो और बात है। सीधी बात ये है
जनरल मुशर्रफ ने खुद BBC पे इंटरव्यू दिया है कि नवंबर 3 को मैंने गैर आइनी काम किया है, खुद कह बैठे हैं। जब वो गैर आइनी काम किया है तो इसका मतलब कि जजेस अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जस्टिस इफ्तिखार और सारे जजेस वही हैं जो जिन्होंने ओथ नहीं ली। ये आपके लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन जजेस हैं, तो उनको बहाल कर दें। गवर्नमेंट आई है, वो कहे जी गैर आइनी काम किया था, दोनों गवर्नमेंट फैसला करेंगे जी। जब तक आपकी जुडिशरी बहाल नहीं होती, जुडिशरी मेन पिलर है डेमोक्रेसी का, एग्जेक्टिव से और उससे भी बड़ा पिलर है, क्योंकि ये सबको सबके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देता है। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, हमारे इंसानों के हकूक़ को डिफेंड करती है, तहफ़्फ़ुज़ देती है। तो जब आप कहते हैं कि जी एक ख़ुद जो आदमी कह रहा है कि अदलिया को मैंने गैर आइनी तौर पे निकाला क्योंकि मैंने गैर आइनी काम किया, तो क्या प्रॉब्लम है इन दोनों गवर्नमेंट्स को? कहें कि जी हम गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे जब तक जुडिशरी बहाल नहीं होती। क्या करेगा जनरल मुशर्रफ, क्या करेगा? आपको लग रहा है कि दोनों जो पार्टीज़ हैं वो सिंसियर हैं रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी में? ये तो वक्त साबित करेगा। नवाज़ शरीफ तो बिल्कुल सिंसियर लगते हैं। मुझे अभी पीपल्स पार्टी की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, लेकिन ये बात कहनी, पहले तो पार्लियामेंट का क्या काम था? पार्लियामेंट का तो काम था ही नहीं। ये पार्लियामेंट ने तो नहीं जजेस निकाले थे, जजेस तो एक आदमी ने एक ऑर्डर दे के निकाले थे। आप सीधी तरह कहे जी हम गवर्नमेंट तब बनाएंगे क्योंकि अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी पार्लियामेंट में ले जाने की बजाय उससे पहले ये आप डिमांड पहले कहें, अभी बल्कि अभी कह देना चाहिए था। ये जो 171 MNAs मिले थे, वहाँ डिमांड कर देते कि हम अब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम तब तक गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे जब तक आप हमारे जजेस बहाल नहीं करते। और क्या करेंगे? जनरल मुशर्रफ अगर इलेक्शन करवाते हैं तो काफ लीग तो बिल्कुल ही हवा में उड़ जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों जो पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों कब तक इकट्ठे चल के अपना काम कर सकते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर ये जमहूरी इदारों को मजबूत करें, जिसका सबसे बड़ा इदारा है अदलिया, तो इनकी आगे इनके लिए चलने में आसानी होगी। अगर इन्होंने इदारों को मजबूत ना किया और इन्होंने भी यही जजेस को ये जो मौजूदा जजेस हैं इनको चलने दिया, तो जो किसी और के मुतहद हो सकते हैं वो आज अगर इनके हैं तो कल किसी और के भी, कोई फ़ौजी आ गया जिसने फ़ैसला कर लिया बंदूक के ज़ोर पे गवर्नमेंट गिराने की, तो क्या करेंगे? इनके सामने कौन? कोई इनके पास फ़ौज है जो खड़ी होगी। इसलिए इनको एक आज़ाद अदलिया चाहिए जो कि फिर आइन को तहफ़्फ़ुज़ करे, और ये इनको भी तहफ़्फ़ुज़ देगी जब तक कि ये ठीक चले। अगर इन्होंने पावर का गलत इस्तेमाल किया तो ये भी फंस सकते हैं। मुझे लगता ये है कि हमारे कई सियासतदान डरते हैं आज़ाद अदालतों से, क्योंकि उन्होंने गलत काम करने होते हैं और उन्होंने आज़ाद अदालतें आपको गलत काम नहीं करने देती। तो उनसे खौफज़दा हो के मुझे लगता है कि ये आएँ बाएँ कर रहे हैं और इफ़ और बट्स लेके आ रहे हैं जब ज़रूरत नहीं है। अवाम की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इन दोनों जमातों से। अगर ये दोनों जमातें उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरती, उसके बाद अब आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी दोनों जमातों के सामने? आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी? देखिए, पाकिस्तान बदल चुका है। ये पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंट टेलीविज़न, जो मीडिया है, आज़ाद मीडिया है, इसने हमारे मुल्क को बदल दिया है। अवाम में इन्होंने जो सियासी शऊर पैदा किया है वो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं था। इसीलिए तो 9 मार्च में जनरल मुशर्रफ ने समझा कि रूटीन काम है, मैंने एक जज निकाला दूसरा, उनको समझ ही नहीं आई कि क्या पब्लिक खड़ी होगी। और अगर आज ये 2 पार्टीज़ पावर में आई हैं तो ये इनकी वजह से नहीं आई, इनकी जद्दोजहद पॉलिटिकल पार्टीज़ की जद्दोजहद से नहीं आई, ये वकला की और पाकिस्तानी कौम, मीडिया की, सिविल सोसाइटी की जद्दोजहद की वजह से आज ये दोनों लीडर्स को वापस आने दिया था, बेनज़ीर को पहले और नवाज़ को। अब अगर तो ये समझ बैठे ये कि पाकिस्तान बदल चुका है, अब वो पुरानी तरह जो ख़ुद ये तस्लीम करती हैं दोनों पार्टीज़ कि हमने बड़ी गलतियाँ की, अगर उन गलतियों से सीख के अब ये समझ के चलेंगे, मैं समझता हूँ एक नया दौर आएगा, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा। मुश्किल वक्त है लेकिन निकल आएगा इसमें से। अगर इन्होंने बिज़नेस एज़ यूजुअल समझा और वही हरकतें की जो पहले की थी, अब्यूज़ ऑफ पावर की, पावर का गलत इस्तेमाल, और इन्होंने जुडिशरी को ना आने दिया या इन्होंने जजेस कंट्रोल करने की कोशिश की, पाकिस्तानी कौम अब इनको आगे नहीं बढ़ने देगी। ये इनके लिए बहुत मसले आएंगे। अभी आपने कहा कि पाकिस्तान बदल चुका है, लोगों की सोच मीडिया के थ्रू चेंज हो चुकी है, तो बाइकआउट करते वक्त आपके जहन में ये चीज़ थी? आपने पब्लिक माइंड रीड किया हुआ था? लोगों में ये आम परसेप्शन है कि मे बी आपसे कोई मिस रीड किया आपने पब्लिक माइंड को? कई चीज़ें होती हैं जो आप पब्लिक
का ओपिनियन सोच के करते हैं। कई दफ़ा आप अपने असूल और मंशूर और नज़रिए के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। ये पब्लिक इसमें नहीं आई मेरे फ़ैसले में, और ना ही उनके वो जो APDM का फ़ैसला था, हमने पब्लिक का नहीं सोचा। हमने क्या सोचा कि हम क्या करने आए थे। 11 साल पहले पार्टी का नाम तहरीक-ए-इंसाफ था। वाहिद पार्टी थी जो बार बार कहती रही कि जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी ना इस मुल्क में खुशहाली आएगी, ना बेचारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, ना यहाँ महंगाई के ऊपर कंट्रोल होगा, और ना ही हकीकी जमहूरियत आएगी अवाम की, ना ही ये जो जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम है ये ख़त्म हो सकता है आज़ाद अदालतों के साथ। 11 साल से हम लगे हुए थे, तो ये हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। इसमें अगर हम सही फ़ैसले कर गए, इनके ऊपर गवर्नमेंट पे प्रेशर रखा, हम एक नए पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे। एक ये बड़ा अजीम मुल्क बन सकता है, एक कायदे आज़म का पाकिस्तान बन सकता है। अच्छा, 3 नवंबर का जो डिसीजन था, जो इमरजेंसी का सदर मुशर्रफ का, तो आप क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान में सियासी जमातें ऑर्गेनाइज्ड होती, जो कि ये कहा जा रहा था कि वकला चंद वकला हैं ये मुजाहरे कर रहे हैं ये जज की बहाली के लिए या जजों के लिए, तो अगर पाकिस्तान में सियासी जमातें ऑर्गेनाइज्ड होती तो आप ज़्यादा बड़ा प्रेशर उनके ऊपर डाल सकते थे और मे भी इमरजेंसी भी ना लगती। देखिए, यानी लोग नहीं आए बाहर, वो लोगों यानी आम लोगों का या एनालिस्ट जो बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि आम पब्लिक नहीं आई, वकला आए। देखिए ना, पब्लिक क्यों नहीं आई? पब्लिक को वकला नहीं मोबिलाइज़ करते, पब्लिक को पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का अब हाल देख लें कि आपस में ही एक पॉलिटिकल पार्टी पावर शेयरिंग डील कर बात कर रही है डिक्टेटर से, एक पॉलिटिकल पार्टी जो जिनके दीनी सरबराह थे वो अंडरहैंड डील कर रहे हैं उनके साथ। अगर जॉइंट स्टैंड हो जाता अपोजिशन का, पहले दिन से फैसला कर लेती, डिक्टेटर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, हम अपने ज़ाती मफादात सब पीछे छोड़ के हम पाकिस्तान को आगे रखेंगे, बड़ी पब्लिक के सड़कों पे आ जाना था। आपको फील हुआ था कि उस वक्त अगर आपकी जमात ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती तो ज़्यादा बड़ी रैलीज़ और ज़्यादा बड़े प्रोटेस्ट कर सकते थे आप? असल में ये, वैसे मैं आपको ये बात बताऊं, रियासती दहशत गर्दी के सामने पुरअमन पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं स्टैंड कर सकती। अब देखें ना, बर्मा के अंदर क्या हुआ, 3 दिन पब्लिक निकली सड़कों के ऊपर, तीसरे दिन उन्होंने बंदूक के ज़रिए लोगों को मारा, वही फ़ौजियों ने उनके मार के, चौथे दिन सारी पब्लिक गायब हो गई। क्या पब्लिक के दिल में इनके फ़ौज के साथ तो नहीं थी, लेकिन बंदूक से डर के आम पुरअमन शहरी नहीं निकलता सड़कों पे। हमारी पुरअमन पार्टीज़ हैं, जिस तरह उन्होंने वकीलों को मारा है, हमारी औरतों को, यहाँ ज़मान पाक की औरतों को मारा है, मैं ये शर्मनाक वाक़या। सिविल सोसाइटी के आम लोग उनको पकड़ के जिस तरह, और वकील को इंतहा पसंद है जिनको इन्होंने इस तरह डंडे मारे हैं और जेलों में डाला है। मुझे जेल में डाला, और जेल में डाला या दहशतगर्दी के केस पे। तो इसके मुझे बताएं कि इसके अगेंस्ट तो आप बंदूक वाले मुकाबला कर सकते हैं, और वो जो कर रहे हैं आप देख रहे हैं, अपने आप को बम मार के फाड़ रहे हैं, हम मार रहे हैं। हमारी पुरअमन जमातें तो कुछ नहीं कर सकती, हम तो एहतजाज ही कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक ने इलेक्शन में दिखा दिया कि वो कितनी नफरत करती थी इस हुकूमत से। इमरान खान साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप ज़ाती तौर पर किस जमात, कौन सी बड़ी जमात या किस सियासतदान को अपने नज़दीक तरीन समझते हैं कि कल को कोई अगर आपको बड़ी पार्टी, कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कहती कि आप हमारे साथ शरीक हों, ज़िमनी इंतखाब लड़ें, तो आप किसके साथ जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं ज़िमनी इंतखाब क्यों लड़ूंगा? मेरी पार्टी अगर इलेक्शन में ही हमने बॉयकॉट किया तो ज़िमनी इंतखाब तो इसी इलेक्शन का हिस्सा है। लेकिन मैं सबसे करीब अपने आप को APDM की जमातों से समझता हूँ, इसलिए कि इन्होंने सब ने नज़रियाती स्टैंड लिया, इन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। जमात इस्लामी के पास सिटिंग MNAs थे, उन्होंने बड़ा प्रेशर डाला, लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया, हमारा एक उसूली फ़ैसला है। महमूद खान अचकज़ई ने इस वक्त सारे पश्तून एरिया में स्वीप करना था बलूचिस्तान में, लेकिन उन्होंने एक फ़ैसला किया कि नहीं, हम आइन के साथ खड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जितने भी लोग हैं, अगर मैं इनके सारे मंशूर से ना भी इत्तेफाक करता हूँ, मैं कम अज़ कम ये तो समझता हूँ कि ये नज़रियाती लोग हैं और मिनिमम एजेंडा के ऊपर हम इकट्ठे चल सकते हैं।
आपने एतजाज़ अहसन साहब के साथ मिल के ये तय किया कि 9 मार्च को हम लॉन्ग मार्च करेंगे। अब बहुत सारा प्रेशर है दोनों बड़ी जमातों की तरफ से कि ये 9 मार्च का जो आपका मार्च है इसको आप डिले करें, कैंसिल करें। तो अब क्या स्ट्रेटजी होगी अगर जुडिशरी बहाल भी नहीं होती, फिर आप किस किस्म के मार्चेज़ या क्या स्ट्रेटजी बना के रखी हुई आपने? लॉन्ग मार्च का तो एतजाज़ अहसन और सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो बार एसोसिएशन है उनका फ़ैसला था। हमने तो उन्होंने हमें दावत दी कि आप भी हमारे साथ शिरकत करें, हमने कहा बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ साथ एतजाज़ अहसन ने यह भी कहा कि हम हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं। हम चाहे जैसे मर्ज़ी ये करें, चाहे असेंबली, असूलन तो असेंबली के अंदर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर असेंबली के ज़रिए भी करवाएं, लेकिन जजेस को बहाल करवाएं, हम आपको टाइम देंगे, इंतज़ार करेंगे। इसलिए उन्होंने मुलतवी किया है लॉन्ग मार्च कि ठीक है हम टाइम देते हैं, लेकिन हम इससे पीछे हटेंगे नहीं, ना वो वकील हटेंगे, ना APDM हटेगी। वेस्ट का प्रेशर क्यों नहीं आ रहा जुडिशरी की बहाली के लिए? उनका क्या इंटरेस्ट है इसमें? ना उनका मैं 20-25 मेरी गर्मियाँ बरतानिया में गुजरी जब मैं क्रिकेट खेलता था या पढ़ता भी था, और अमेरिका का मैंने सारा कानून और सारी हमने इनकी पॉलिटिक्स, इनकी हिस्ट्री भी जानते हैं। उनके एक जज को ऐसे नहीं निकाल सकते, एक जज। ये तो सारी जुडिशरी की कत्ल करके रख दिया, 60% जज, और चीफ जस्टिस को हाउस अरेस्ट किया हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते उसके। यानी ये शर्मनाक वाक़या है। और इनकी तरफ से देखें कि वो लोग जो जमहूरियत की बात करते हैं, इराक़ में कम से कम 10 लाख लोग मार दिए जमहूरियत के नाम पे, वो आज जो एक पिलर, जो डेमोक्रेसी का पिलर है, आज़ाद अदलिया, उसकी बात ही नहीं कर रहा कि जजेस को बहाल कर। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारी जनरल साहब ने और उनके जितने भी ये हैं इनकी सरकारी सियासतदान, इन्होंने उनको ये बताया है कि जनाब अगर आपने वो अदलिया को बहाल कर दिया तो हम आपकी खिदमत कर रहे हैं दहशतगर्दी की जंग में, जो आपके जूते पॉलिश कर रहे हैं वो हम अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे, इसलिए दहशतगर्दी की जंग मुतासिर होगी, इसलिए इनको ना बहाल करें। इसलिए वो चुप करके बैठ गए कि अच्छा नहीं जी, जनरल मुशर्रफ ही लड़ सकता है दहशतगर्दी, लिहाजा ये जजेस आ गए तो जंग मुतासिर हो जाएगी। और वो इतनी मुनाफिकत कर रहे हैं, ये मुनाफिकत है। क्या उनको अब नहीं पता कि आज़ाद अदलिया के बगैर जमहूरियत चल ही नहीं सकती? लेकिन हमारी नहीं बात कर रहे अदलिया की बहाली की। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स उन्होंने क्यों रखे हुए हैं पाकिस्तान के लिए या मुख्तलिफ मुल्कों के लिए? उनका देखिए ना, वो पाकिस्तान के वो तो अपने इंटरेस्ट जानते हैं। वो समझते हैं कि हमारी फ़ौज, हमारे मुल्क का सिर्फ वन डायमेंशनल रूल है कि उनकी जंग लड़ें दहशतगर्दी की, जो वो वहाँ से ऑर्डर है हम वो करें। वो ड्रोन से आके हमारे लोगों को मार देते हैं, बच्चे मर जाते हैं, औरतें मर जाती हैं। वो बेजौड़ के अंदर बेचारे 80 में से 60-18 साल की उम्र से कम बच्चे थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे ऊपर हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मक्खियों की तरफ पाकिस्तानी मार रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनको ये सूट करते हैं। वो समझते हैं कि हमारे लिए ग़ुलाम है, ना हमारा ख़र्चा हो रहा है और ये हमारा काम कर रहे हैं। इसलिए वो नज़रअंदाज कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है उसकी भी कोई अहमियत है। उनको आज़ादी चाहिए, उनको जमहूरियत चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए, लेकिन उसको अपनी जो 1 पॉइंट एजेंडा है, वॉर ऑन टेरर, उस पर वो सब कुछ भूल बैठे हैं कि हमारे अवाम के भी राइट्स हैं। अपनी पार्टी के ढांचे के बारे में थोड़ा सा बताएं। एक तो ये अपना क्लियर कर दें कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। दूसरा ये कि जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इसको अपना हब बनाया हुआ, सेंटर बनाया लाहौर को, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो सिंध में और लाड़काना और मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने अपना सेंटर बनाया हुआ है। इसी तरह ANP है या दूसरी जमातें हैं। आप कहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनाना चाहते हैं? देखिए, हमारी जो हमारा कंस्टिट्यूंसी है वो है नौजवान और वो हैं ख़वातीन। सबसे ज़्यादा हमारी मेंबरशिप इन 2 तबकों में हो रही है और वो क्रॉस द बोर्ड है। लेकिन स्कैटर्ड वोट होगा वो तो सारा है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड 10 करोड़ पाकिस्तानी 25 साल की उम्र से नीचे है, 10 करोड़। तो हमारी तो टारगेट मार्केट ही है और वैसे भी वो हमारी तरफ आ रहे हैं। पहले तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करूँ। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत ज़रूरी है कि ये इलेक्शंस करवाएं, स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करें, क्योंकि ये यहाँ फ्यूचर लीडर्स निकल रहे हैं। लेकिन मैं जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था, वहाँ भी यूनियंस थी, वहाँ भी इलेक्शंस थे, वहाँ भी डिबेट्स होती थी, लेकिन ना पढ़ाई ज़ाया हो, किसी किस्म की स्ट्राइक वो ये ना करें कि पढ़ाई और दूसरी जो ये असला है और ये जो वायलेंस है,
इन दो के ऊपर आप कानून बनाएं यूनिवर्सिटी में। जिसने असला पकड़ा वो यूनिवर्सिटी से बाहर, जिसने डंडे का इस्तेमाल किया वो यूनिवर्सिटी से बाहर। सिर्फ यूनियन का काम होता है डिबेट करना इश्यूज़ को, ताकि नौजवान हमारी जो आने वाले लीडर्स हैं वो इश्यूज़ को समझें। और ये बहुत ज़रूरी है नौजवान के लिए कि हमारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहाल हो, लेकिन पुरअमन तरीके से पढ़ाई ना मुतासर हो। आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट्स यूनियन में? कौन से कॉलेजेस, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे आप अपनी तंजीमी कोई ढांचा बनाएं वहाँ? हम सारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में अपनी यूनियंस बनाएंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह मिसाल सेट करेंगे, बिल्कुल पुरअमन और सिर्फ डिबेटिंग इश्यूज़ की समझेंगे, उनको बिल्कुल सियासत में इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनको हम सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ से हमारी नर्सरीज़ डेवलप हों। दूसरी चीज़, जो पार्टी हम असल ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं वो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रहे हैं अब। और हम पहले तो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे, अब हमारी पार्टी अल्लाह का शुक्र है आ रहे हैं, ज़्यादा मेंबर्स आ रहे हैं, तो अब हम अपनी पार्टी को डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और ये अगर जुडिशरी बहाल हो जाती है, अदलिया बहाल हो जाती है, तो हमारे पास फिर वक्त मिलेगा हमें कि अगली इलेक्शन तक मुकम्मल तौर पे एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी करके नेशनल पार्टी बन के सामने आए। अब आपने पब्लिक माइंड देख लिया इन इलेक्शंस में कि कहा यह जाता था जिसके पास पैसा है। आपके भी अक्सर रहनुमा जो हैं वो बेचारे यही कहते थे कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, इसलिए हम अपना ढांचा भी नहीं बना पा रहे, ऑफिस नहीं खोल पा रहे। तो अब पब्लिक माइंड सामने आ गया कि पैसे की सियासत को भी रिजेक्ट कर दिया। बहरहाल आपको पैसा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में तो चाहिए। आपको अपनी पार्टी की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज खोलने हैं, अपने ऑफिस बेरर्स होने चाहिए। लोगों को अगर आपको थोड़े से फुल टाइम लोग रखने पड़ते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को करें, क्योंकि देखें दो तरह की, या तो आप अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करें और आपकी पार्टी पब्लिक को मोबिलाइज़ करें, या आप फिर ये जो पुराने कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिशियंस हैं जिसको फ्यूडल कल्चर कहते हैं, आप इनके साथ फिर अलायंसेस कर दें। उनका मसला ये है कि वो देखते हैं कि किधर हवा चल रही है और वो फिर अपने आप को नीलाम कर देते हैं कि मुझे किधर से ज़्यादा मिलेगा। तो वो इस तरह की पॉलिटिक्स नज़रियाती पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ है। जी खान साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी है। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। जी खान साहब, ये बताएं कि अब इस वक्त जो क्रिकेट के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाया जा रहा है, डॉक्टर नसीम अशरफ साहब चला रहे हैं, आप एग्री कर रहे हैं जिस तरह से ये सिस्टम चल रहा है और जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट या जिस तरह से भी फोकस किया जा रहा है? लेकिन जो मुल्क का हाल है वो क्रिकेट का हाल है। क्रिकेट में पिछले जो मुशर्रफ के दौर पे 2 वर्ल्ड कप्स हुए। एक में पाकिस्तान टीम टॉप 6 में नहीं आई और इस बारी टॉप 8 में नहीं आई, जबकि सिर्फ 4 या क्वालिटी की टीमें हैं दुनिया में। उससे पहले पाकिस्तान टीम फाइनल में थी, उससे पहले क्वार्टर फाइनल में थी, उससे पहले वर्ल्ड कप जीता, उससे पहले सेमीफाइनल में थी। तो इस बारी ना टॉप 8 में आई और उससे पहले 6 में नहीं आई। तो जो मुल्क में इदारों की बर्बादी है वो क्रिकेट में भी आनी थी। हालांकि क्रिकेट कभी भी सही माने में नहीं चली। वो इसलिए नहीं चली कि जो क्रिकेट का प्रेसिडेंट है, जो बोर्ड का चेयरमैन है, उसको मुल्क का प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट कर देता है। सबसे बड़ी गलती की जड़ ये है। प्रेसिडेंट का क्या काम है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को नॉमिनेट करना? कहाँ दुनिया में होता ही है? कोई मुझे एक मुल्क बताएं, क्या ऑस्ट्रेलिया में होता है, इंग्लैंड में होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि एक क्रिकेट इदारा होता है वहाँ, उनकी अपनी उनकी नीचे टीमें होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं, और वो इलेक्टेड बॉडीज़ एक चेयरमैन को अपॉइंट करती हैं और फिर एक काउंसिल बनती है जो उसके ऊपर चेक और बैलेंस रखती है। ये तीसरी दफ़ा है कि वर्ल्ड कप अंडर 19 के 2 फाइनल जीत चुका है वर्ल्ड कप, ये अंडर 19 के सेमीफाइनल में। अब सोचने वाली बात यह है कि नीचे से टैलेंट तो है, ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा टैलेंट? अगर अंडर 19 पे वर्ल्ड कप जीत सकता है तो ऊपर की टीम क्यों नंबर 8 टीमों में भी नहीं कहीं आती? उसकी वजह यह है कि जो पॉलिश करना है इस टैलेंट को, डोमेस्टिक क्रिकेट, वो बहुत कमज़ोर है। वो कमज़ोर क्यों है? क्यों? उधर वो माफिया बैठे हुए हैं, माफिया जो फ़ायदा उठा रहे हैं, डिपार्टमेंट्स के माफिया बैठे हुए हैं, नौकरियां लगी हुई हैं, माल बन रहा है, पैसा बन रहा है, वो चेंज नहीं आने देते। जो बोर्ड का चेयरमैन आता है, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर के ज़रिए नहीं आता, उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होती, वो इनका मुकाबला नहीं कर सकता। वो 2 आर्टिकल लिखते हैं, उसके पसीने छूट जाते हैं, वो चुप करके बैठ जाता है। तो वो यही स्ट्रक्चर चलने दे रहा है।
स्ट्रक्चर क्रिकेटर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। शुएब अख्तर के बारे में कहा जाता है इंटरनेशनली उसकी बड़ी डिमांड है, लेकिन उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा यहाँ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि शुएब ने भी अपनी ज़िंदगी आसान नहीं की अपनी हरकतों से, लेकिन बहरहाल क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, 14 खिलाड़ी जो भी स्क्वाड में होते हैं, वो हर एक तरह का नहीं होता। कमाल मैनेजमेंट का ये होता है कि जिसमें गधे भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, रेस हॉर्स भी होते हैं, सब होते हैं, उन सबको इकट्ठा चलाना होता है, और ये कमाल होता है मैनेजमेंट का। आप ये नहीं करते कि एक को आप निशाना बना लेते हैं जब टीम हारती है, जी इसी का ही कसूर है बाकी सबको अपने आप को बचाने के लिए इसका कसूर है जी। ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं कोई अपनी मनमानी करता प्लेयर, उसे पता है कि वो 10 प्लेयर नीचे इंतज़ार कर रहे हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, वो खुद ही डिसिप्लिन हो जाता है। अमन अमान के मसले के ऊपर काफ़ी कंसर्न्स हैं ऑस्ट्रेलिया के या दूसरे मुल्कों के। आपके ख्याल में पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल में अब क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे खुद ही लीडर जाके पाकिस्तान की बुरी पब्लिसिटी करते हैं, मुझे बचा लो नहीं तो यहाँ इंतहा पसंद आ जाएंगे। अब बाहर लोगों को क्या पता, वो समझते हैं सारे पाकिस्तानी वैशी पागल हैं, बम धमाके से उड़ाने वाले लोग हैं। तो हम अपनी इतनी बुरी पब्लिसिटी करते हैं। पिछले साल हुए भी 60 धमाके हुए, सुसाइड बॉम्बिंग, जिसमें बेनज़ीर का भी शहादत हुई। तो जाहिर है पब्लिसिटी तो बाहर बुरी है, लोगों को खौफ है और बाहर और ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए, और अगर ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉर ऑन टेरर पे बातचीत सही शुरू कर दे और बातचीत से मसले हल करे, बजाय ये जो फ़ौज कशी कर रहे हैं और अपने फ़ौजी शहरी मरवा रहे हैं, तो इससे एक स्टेबिलिटी का पैगाम जाएगा और उसकी वजह से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए टीमों को आने से। जुमैमा खान ने प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब से मुलाकात की, इंटरव्यू किया, तो क्या इंप्रेशन, उन्होंने कुछ लिखा भी, लेकिन पर्सनली उनके क्या इंप्रेशंस थे मुशर्रफ के बारे में? देखिए, ये तो जुमैमा जानती है, वो लिखती है अखबारों में, उसका जर्नलिस्ट है। उसने इनसे पूछा कि मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया। तो जब इंटरव्यू दिया तो जिसमें जब कई बातें, जब उसने टेप किया हुआ था इंटरव्यू सारा, तो वो जब बातें आई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये नहीं कहा कि बहरहाल खैर उसका अपना सोच है, और वो इंटरव्यू ने कंट्रोवर्सी भी प्रोड्यूस की। आपके बच्चे पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान आने के बारे में क्या उनकी सोच है? देखिए, मेरे बच्चे उनसे सवाल पूछा गया कि आप जब अगर क्रिकेट खेलेंगे तो किसके लिए, इंग्लैंड के लिए या पाकिस्तान के लिए? दोनों कहते पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। हालांकि वो माँ के साथ हैं, इस वक्त पढ़ हुए हैं, और वो अपने आप को मुसलमान समझते हैं, बिल्कुल नमाज़ पढ़ते हैं मेरे साथ, और जानते हैं मैं उनको पूरी कोशिश करता हूँ अपना कि उनको उनकी आइडेंटिटी में कोई मसला ना आए। बहरहाल बड़े होंगे तो अपने फ़ैसले करेंगे, लेकिन अभी हमारा माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, और माँ ने भी उनको पूरी तरह उनको मुसलमान ट्रेनिंग देती है, यानी सारा बताने की कोशिश करती है। तो कोई प्रेशर नहीं डालती, वो भी पूरा कोऑपरेट करती है उनके साथ, यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो। बच्चे में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसे ये नहीं पता होता कि मैं तीतर हूँ या बटेर हूँ। मसलन हमारे भी अब यहाँ कोई इंग्लिश मीडियम जो हम जिस तरह की तालीम दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को देसी वलायती बना के रख देते हैं। तो कम से कम वो उनके लिए ये तो क्लियर कर दिया कि आप हो कौन, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपका दीन क्या है, ताकि वो कन्फ्यूजन उनके अंदर ना हो। वो बड़े हो के बच्चे अपने फ़ैसले खुद करते हैं। अच्छा, आपकी अलहदगी में कोई कल्चरल गैप था, या अब आप दूसरा पॉइंट ये है कि अब नेक्स्ट आप इसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, या कोई इरादा है कि इस टाइम पे आके शादी दोबारा करें? हमारा मसला सिर्फ ये था कि वो यहाँ नहीं रह सकती थी और मैं वहाँ नहीं रह सकता था। तो ज़ाहिर है जब आपके पास एक मसला, एक फ़िज़िकल प्रॉब्लम आ जाए, उसके बाद अलहदगी होनी थी। लेकिन मेरे बच्चों की माँ है, हमारा बड़े अच्छे हमेशा रहेंगे ताल्लुकात। आगे क्या होता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से एक चीज़ सामने आई है कि इंसान एक प्लान बनाता है और अल्लाह का अपना प्लान होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा, मैं नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा। अभी मेरे पास है तो नहीं टाइम शादी शुदी का, क्योंकि मेरे पास इस वक्त इतना पॉलिटिक्स में पूरी तरह पड़ा हुआ हूँ। फिर ये कैंसर हॉस्पिटल की भी है, फिर कराची में कैंसर हॉस्पिटल पहले डायग्नोस्टिक शुरू हो गया हमारा कराची में। फिर मैं यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, पहले टेक्निकल कॉलेज इंशाल्लाह उसकी अप्रैल में ओपनिंग करेंगे हम। मियाँ वाली में 5 डिस्ट्रिक्ट्स के सेंटर में बन रहा है, और ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसका भी मेरे पास। तो और फिर मेरे बच्चे आते हैं, जब मैं उनके साथ पूरा टाइम देता हूँ, तो मेरे पास कोई टाइम है नहीं शादी के लिए। लेकिन मैं कह नहीं सकता आगे क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। ओके।
मैं पहले दिन से मैं एंटी वेस्ट नहीं था, एंटी अमेरिका नहीं था, मैं एंटी जॉर्ज बुश की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ था। मुझे लगता ये है कि हमारे कई सियासतदान डरते हैं आज़ाद अदालतों से। हमारी पुरअमन जमातें तो कुछ नहीं कर सकती, हम तो एहतजाज ही कर सकते हैं। अपनी जो 1 पॉइंट एजेंडा है वॉर ऑन टेरर, उस पर वो सब कुछ भूल बैठे हैं कि हमारे अवाम के भी राइट्स हैं। जो मुल्क का हाल है वो क्रिकेट का हाल है। देखिए मेरे बच्चे उनसे सवाल पूछा गया कि आप जब अगर क्रिकेट खेलेंगे तो किसके लिए, इंग्लैंड के लिए या पाकिस्तान के लिए? दोनों कहते पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। हमारा मसला सिर्फ ये था कि वो यहाँ नहीं रह सकती थी और मैं वहाँ नहीं रह सकता था।